Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's topic. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंटेना. ठीक है, इससे पहले हमारा मॉड्यूलेशन वाला टॉपिक हो गया है कंप्लीटली. तो उसमें हमने एनालॉग वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया एंड हमारा डीमॉड्यूलेशन वाला टॉपिक हो गया. ठीक है, हमारा रेडियो वेव से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे रेडियो वेव कम्युनिकेशन के वो वाले टॉपिक्स भी हो गए. अब हमारा क्या रहता है, एक तो आपका एंटेना रहता है करने वाला. ठीक है, एंड हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन वाला टॉपिक रहता है एंड हमारा रहता है टीवी ट्रांसमिशन. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी मैंने कहा जिस दिन मैं वीडियो नहीं लेके आती हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ सिंपल देन योर टेक्निकल पोर्शन. जो ये वाला कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है टेलीकॉम वाला दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर कॉम्प्लेक्स. उसको इसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस की ज़रूरत है. बट इलेक्ट्रिसिटी आई बिलीव एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन. हम सब ने 12th में पढ़ी है या 10th में भी इनफैक्ट ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. तो आप इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन जो भी आपको दिन में गैप्स मिलते हैं जो मेरा वीडियो नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है. प्लस आपको जो हमने पढ़ा है उसके एमसीक्यूज़ करने हैं. ठीक है, एंड सेकेंडली आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन कवर करना है. देखो ऐसे नहीं होता है कि आपको एक दिन में मैं 4-4 वीडियोज़ दूँ और आपका सिलेबस कवर करवाऊँ. चलो लेट्स सपोज़ मैं 3 दिन बाकी सारे कोर्सेज़ की छुट्टी करके कंप्लीटली टेलीकॉम के कोर्स लाती हूँ. 3 दिन में मैं सारा कवर करवाती हूँ. उससे क्या होगा, वो 3 दिन एक तो अगर मैं इतनी जल्दी सारे वीडियोज़ लाऊँ उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ऑब्वियसली. इतने रिसोर्स जितने मैं कंसल्ट करती हूँ आपके वीडियोस बनाने के लिए वो मैं नहीं कर पाऊँगी. ठीक है, लेकिन आपका बस उसे ईगो सैटिस्फाई होगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है. फिर चाहे वो आपके काम आए भी एग्ज़ाम में या ना आए वो सेकेंडरी चीज़ है. आप लोग क्या करते हो, स्टूडेंट्स का क्या इशू रहता है हमेशा कि आपको टीचर सही गाइड करता है लेकिन आपको बात नहीं सुननी होती. आप बोलते हो मैम दिन में 3 वीडियोज़ लेके आओ. देखो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मैं ये सब्जेक्ट के आपके दिन के 3 वीडियोज़ लाऊँ. क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं दे नीड प्रैक्टिस. इनको मुझे अलग-अलग रिसोर्सेज़ से कंपाइल करना पड़ता है मटेरियल. क्योंकि एसएसबी में ऐसा मैंने आज तक नहीं पढ़ाया पहले. तो मेरे पास रेडीमेड कोई मटेरियल नहीं है, मुझे बनाना पड़ता है, मुझे रिसोर्सेज़ रेफ़र करने पड़ते हैं. एंड अगर आप चाहते हो मैं ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँ तो फिर मैं अपने रिसोर्सेज़ उतने रेफ़र नहीं करूँगी, मैं आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊँगी. बस ऊपर-ऊपर से पढ़ा के आपका सिलेबस कवर करवाऊँगी. इफ़ यू वांट दैट आई कैन डू दैट ऑल्सो. मुझे दिन में व्हाट्सएप पे पचासों टेक्स्ट आते हैं कि मैम सिलेबस कवर करवाओ, सिलेबस कब कंप्लीट होगा? मतलब व्हाई आर यू गाइज़ इन अ हरी? आई नो आपके पास यू ओनली हैव 1 मंथ लेफ्ट. एग्ज़ैक्टली अगर हम आज से देखें. मैंने आपको पहले भी बोला है, आज भी बोल रही हूँ, पैनिक करने से कुछ भी नहीं होगा. आपके पास 1 महीना है ना, इसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ करो. आपका सिर्फ़ टेक्निकल पोर्शन ही तो नहीं है ना, यू हैव अदर पोर्शंस ऑल्सो. तो जो आपको गैप्स मिलती हैं, आप बाकी जैसे दिन में 2 दिन मैं वीडियो नहीं लाऊँ या अल्टरनेट डेज़ पे लाऊँ, तो जो आपका पोर्शन बाकी है, उस दिन आप वो रिवाइज़ करो. प्लस मैंने आपको पहले भी कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन आप खुद से स्टार्ट कर लो. ठीक है, अगर टाइम मिला तो मैं वो करवाऊँगी, अगर नहीं मिला तो इलेक्ट्रिसिटी पे हम सिर्फ़ एमसीक्यू ऐसा कुछ सीरीज़ लाएँगे, अगर उसका भी टाइम मिला. टेक्निकल आई टोल्ड यू कि मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी. तो जो आपको गैप्स मिलती हैं उनको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करो, इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन कवर करो साथ में. जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करो. डोंट थिंक कि एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप रिविज़न करोगे, नहीं. अगर आप मुझे कहते हो कि 4 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, इनसे रिलेटेड कोई भी आपको अगर एमसीक्यू अभी दूँ मैं, क्या आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? वो मेन चीज़ है. ठीक है, तो जो आपको बीच में टाइम मिलता है, एंड के लिए रिविज़न नहीं छोड़ना, साथ-साथ रिवाइज़ करो उन दिनों. प्लस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जो है आप अपने एंड से स्टार्ट करो. अब आप उस पे भी रिलाई नहीं करो कि मैम एमसीक्यू सीरीज़ लाएगी फिर हम करेंगे. ठीक है? तो मैं जो आपको दिन मिल रहे हैं ना वो आपके बेनिफिशियल, एक तो आपके वो हर साइड से फ़ायदा है, क्योंकि उन दिनों मैं ऑब्वियसली काम कर रही होती हूँ आपका मटेरियल कंपाइल करने के लिए. एंड सेकेंडली उन दिनों में आप अपना जो टाइम टेबल है उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करो कि उन दिनों में आप अपना बाकी पोर्शन कवर करो एंड अपना ये जो रिवीजन है जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करो टाइमली एंड अपने एमसीक्यू सॉल्व करो. ठीक है, तो मैंने इरादा किया था कि 25th तक आपका मैं सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करूँगी. तो 25th तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस कवर हो जाए. 25th नहीं तो 26, 27 तक अब आपका हो जाएगा. एट द मोस्ट 27 तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा. एंड देन फिर आपके 10 डेज़ उसके बाद भी रहते हैं और एक्स्ट्रा रिविज़न के. फिलहाल जितना साथ-साथ हो रहा है उतना साथ-साथ रिवाइज़ करो.
ठीक है? एंड अगर आपको मैं बीच में वीडियोज़ नहीं दे रही हूँ, आपको टाइम दे रही हूँ, तो यू ट्रस्ट टीचर्स विज़डम। टीचर पे भरोसा करो, क्यों टीचर आपको टाइम दे रही है और जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो कान खोल के वो बात सुनो, वो दिमाग में बिठा लो ये बात, बिकॉज़ आई हैव बीन डीलिंग विद स्टूडेंट्स सिंस मेनी इयर्स। तो मुझे पता है वो एग्ज़ाम में क्या गलती करते हैं एंड उनके लिए एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो मिनिमम रिसोर्सेज़, मैक्सिमम रिविज़न, मैक्सिमाइज़ योर रिविज़न। जो चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं ना, अगर वो 10 बार रिवाइज़ नहीं की होंगी, एग्ज़ाम में याद नहीं आएँगी। एंड इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन सिनेरियो, ये चीज़ भूल जाओ, 4000 पोस्टें हैं, फिर डेफिनेटली हो जाएगा। 4000 पोस्टों पे 1 लाख बच्चा बैठा है अप्लाई करने के लिए, वो भी याद रखो, ठीक है? तो फिर से मुझे आपको इतनी लंबी कहानी सुनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि मैं अब व्हाट्सएप ही नहीं खोलती डर के, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं आपके कि सिलेबस होगा कि नहीं, कब होगा, कब होगा? फाइन, उन चीज़ों को भूल जाओ, जो मैंने बोला है वो मैं इंशाल्लाह करूँगी। जो आपके एंड से आपको एफर्ट्स देने हैं, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंटेना से। अब देखो, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो ऑब्वियसली रह जाते हैं, तो मेरी टेस्ट सीरीज़ जो मैं कराती हूँ, अगर आप इफ़ यू वांट यू कैन परचेज़ दैट ऑल्सो। अगर वो ना भी परचेज़ करो तो भी मैं क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगी मेरे वीडियोज़ में। एंड मैं ऐसा नहीं सोचूँगी आपने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ नहीं की तो मैं आपको क्यों पढ़ाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है वो मैं इंशाल्लाह एंड करूँगी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करते हो, वो आपके लिए डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें कुछ जब टेस्ट सीरीज़ बनाने के लिए मैं रिसर्च करती हूँ, तो कुछ पॉइंट्स कभी रह जाते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड होते हैं अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो मिनिमल अमाउंट है टेस्ट सीरीज़ का, 349 की टेस्ट सीरीज़ है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है। एंड इफ यू गाइज़ वांट कि एक टेस्ट सीरीज़ ऐसी हो जो स्पेसिफिकली टेलीकम्युनिकेशन की ही हो सिर्फ़, एंड ऑब्वियसली उसका प्राइस भी फिर कम होगा, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़ाओ, क्योंकि ऑब्वियसली जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं ऐसे वीडियोज़ आज भी एंड इन फ्यूचर भी लाती रहूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट करना होगा कि आप किस एरिया से ये वीडियो देख रहे हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर के किस पार्ट्स को बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंटेना से। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा दिमाग में वो वाले स्टूडेंट्स लाती हूँ, जो स्टूडेंट्स आज तक जिन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। फाइन, तो अगर मेरी एग्जाम्पल कभी टेक्निकल वालों को बच्चों वाली एग्जाम्पल भी लग रही होगी, तो आप उसको दरगुजर कर लो, क्योंकि मेरे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो वैसे हैं, आई बिलीव कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि वही ज़्यादा परेशान भी हैं और वही मुझे ज़्यादा मैसेजेस भी एंड कॉल्स करते हैं। तो एंटेना हम आज पढ़ेंगे। देखो, एंटेना सिंपल है नहीं, बेसिकली मैं बनाती हूँ आपके लिए सिंपल चीज़ें। आपके आधे घंटे के लेक्चर के लिए मुझे 4 घंटे का काम होता है वो लेक्चर प्रिपेयर करने का, तभी आपको चीज़ें मैं सिंपल तरीके से समझा पाती हूँ। अब देखो, एंटेना क्या होता है? एंटेना के लिए हमेशा के लिए आप एक दिमाग में एक इंसान बिठा लो, एक इंसान जिसके 2 हाथ हैं। अब जिसके 2 हाथ हैं वो लेगा भी, रिसीव भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा। सिमिलरली आपका एंटेना एक इंसान है जिसके 2 हैंड्स हैं, एक हाथ से वो ट्रांसमिशन वाला काम भी कर रहा है, एक हाथ से वो रिसेप्शन वाला काम भी कर रहा है। दैट मीन्स वो कैच भी कर सकता है, वो थ्रो भी कर सकता है, ठीक है? अगर हम IEEE की डेफिनिशन देखें, तो जो एंटेना है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ फॉर रेडिएटिंग और रिसीविंग रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स मैंने आपको बोला हुआ है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये रेडिएट भी करता है एंड रिसीव भी करता है। दैट मीन्स एंटेना ट्रांसमिशन का काम भी करता है एंड रिसेप्शन का काम भी करता है। तो ये आपका जैसे एक MCQ बन जाता है, ठीक है? आपको स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है कि ट्रांसमिट करता है सिर्फ़ या रिसीव भी करता है, तो यू नो नाउ ट्रांसमिट एंड रिसीव दोनों। ये एक बेसिक सी एक ब्लॉक डायग्राम है जो एंटेना का जो फंक्शनिंग है वो बताएगी। ये ट्रांसमीटर है, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगी, ठीक है? और ये एक बनाया है मैंने सिंपल डाइपोल एंटेना। डाइपोल एंटेना हमें टाइप्स ऑफ एंटेना में भी पढ़ना है, कुछ फैक्ट्स हम इसके वहाँ पे भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाइपोल एंटेना, क्योंकि सिंपल एंटेना जो है कंसिडर किया जाता है, एक मेटल रॉड होती है, ठीक है? वही आपका एक एंटेना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाई, आपको चीज़ें बताने के लिए। ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होके एंटेना के पास जाएगी। एंटेना क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वेव बनाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वेव बना के उसको रेडिएट करेगा। फिर रिसीवर एंड पे भी यही ऐसा एक एंटेना लगा होगा जो उस वेव को रिसीव करेगा, उसको अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर के पास भेज देगा। ये काम होता है एंटेना का। ये जो यहाँ पे डायग्राम है सिंपल एक डाइपोल एंटेना की है, इसको हाफ वेवलेंथ एंटेना भी बोलते हैं या इसको डाइपोल एंटेना भी बोलते हैं। तो वी विल कम बैक टू दैट। ये जो लाइन है इसको हम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, जो आपकी सिग्नल यहाँ से पास होती है, ठीक है? डाइपोल एंटेना क्या हुआ, ये एक सिमेट्रिकल एंटेना है जिसमें 2 एंड्स आर एट इक्वल पोटेंशियल रिलेटिव टू द मिड पॉइंट। अब देखो, मैं डेफिनिशन लिखती हूँ, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप सीधे लिखो ना, ये होता है, आप डेफिनेशन क्यों लिखते हो? देखो, आप टीचर को मत सिखाओ कैसे पढ़ाना है, पहली बात तो ये।
दूसरी बात कि मैं डेफ़िनिशन क्यों लिखती हूँ, क्योंकि मैं आपको सीधे बोलूँ अच्छा, अच्छा ये 2 चीज़ें हो रही हैं, सुपर इम्पोज़ हो रही हैं बस। आपको डेफ़िनिशन में हमेशा वो कीवर्ड मेंशन नहीं होगा जिस कीवर्ड से आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा है। कभी आपको डेफ़िनिशन आएगी, आपको ऐसी डेफ़िनिशन आ जाए और मैंने आपको डाइपोल एंटीना की सिर्फ़ कोई एक आधी चीज़ कॉन्सेप्चुअल बताई हो एंड एग्ज़ाम में ये डेफ़िनिशन आ जाए और एमसीक्यू हो, तो फिर एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये डेफ़िनिशन किसके लिए फिट बैठती है। फ़ाइन? इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड डेफ़िनिशंस होती हैं किन्हीं चीज़ों की, वो इंक्लूड करनी होती हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए थोड़ा जिसमें वो डेफ़िनिशन कहीं इंक्लूडेड हो या उस डेफ़िनिशन से आपका किसी क्वेश्चन का कोई स्टेटमेंट बनता हो, तो आपके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएँ। तो जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करा रही हूँ, वो आपके अच्छे के लिए करा रही हूँ, तो उसके लिए आप बी पेशेंट। अगर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं वीडियोज़ देखने हैं, बी माय गेस्ट, मत देखो। लेकिन एटलीस्ट जो मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप लोग आराम से सीखो। अब देखो, इसको हम सिमेट्रिकल एंटेना बोलते हैं, इन व्हिच 2 एंड्स आर एट इक्वल पोटेंशियल रिलेटिव टू द मिड पॉइंट। उसका क्या मतलब हुआ? अब मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन तो ऐसे लिख के छोड़ नहीं देती ना, मैं आपको डेफिनेशन को फिर सिंप्लीफाई भी करके बताती हूँ, जो मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये जो 2 एंड्स हैं, ये रिलेटिव टू द मिड पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होते हैं। दैट मीन्स इनका जो वोल्टेज है रिलेटिव टू द मिड पॉइंट, जो इस एंड पे लेट्स सपोज ये ए एंड है, ये है हमारा एंटेना, ठीक है? एंड ये बी एंड है, ठीक है? तो जो वोल्टेज है इस मिड पॉइंट के रिलेटिव में दोनों सेम वोल्टेज पे होंगे। मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक बारी मैं इसको इरेज़ कर दूँ यहाँ पे। यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है? मिड पॉइंट पे पहुँचा, वो करंट यहाँ से फ्लो करेगा एंड यहाँ से फ्लो करेगा। तो वो जो करंट यहाँ और यहाँ से फ्लो करेगा, वो इक्वल पोटेंशियल का होगा, मतलब इक्वल वोल्टेज वहाँ पे जाएगी। लेकिन हम डाइपोल एंटीना में क्या होता है, डाइपोल्स है ना, 2 पोल्स हैं, दैट मीन्स वो इक्वल वोल्टेज होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोज़िट होगी। अगर हमारा यहाँ पे 0 वोल्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 0 वोल्ट की जो करंट होगी यहाँ पे ऑपोज़िट डायरेक्शन की होगी। दैट मीन्स आपका एक फेज़ अगर पॉज़िटिव होगा, एक फेज़ नेगेटिव होगा। वो कहने का मतलब है। इसीलिए इसको डाइपोल एंटीना बोला जाता है। दे आर एट इक्वल पोटेंशियल रिलेटिव टू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से ये जितना वोल्टेज दे रहा होगा, ले रहा होगा वोल्टेज यहाँ से, मतलब करंट ले रहा होगा और जितना वोल्टेज यहाँ से पास कर रहा होगा, सिमिलरली उतना ही वोल्टेज इसके लोअर हाफ में भी होगा। ठीक है? एंड ये जो करंट यहाँ से पास करेगी, वही बाद में क्या बनाती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो जाके रेडिएट करती है। क्योंकि हमारी करंट रेडिएट नहीं करती, और एंटीना का क्या काम होता है, एक करंट लेके, ठीक है, उसको एक वेव बनाना। जो करंट यहाँ फ्लो कर रही है वही क्या बनेगी, एक वेव बनेगी। अब ये जो डाइपोल एंटीना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें देखनी है। ये एक रेडिएटिंग सिस्टम की तरह भी काम करता है, दैट मीन्स एक एंटीना की तरह काम करता है। ये एक ट्रांसमिशन लाइन की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रही है इसमें, तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, फ्लो होता है, किसी एक चीज़ का कोई करंट पास करती है। एंड ये एक रेजोनेटर सर्किट की तरह भी काम करती है। अब रेजोनेटर सर्किट क्या होता है, जिसको हम रेजोनेट करवाते हैं किसी एक फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि हमें उससे कोई काम चाहिए होता है। अब हम क्या करते हैं, डाइपोल जो आपका एंटेना होता है, इसकी जो लेंथ होती है, वो होती है उसकी वेवलेंथ का हाफ। वेवलेंथ का हाफ दैट मीन्स हम इसकी फिजिकल लेंथ उस हिसाब की सेट करवाते हैं डाइपोल की, कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो। फाइन, अगर आपको इसमें समझ में आएगा न्यूमेरिकल हिसाब में, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई डाइपोल को ऑपरेट करता है 14 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है, एंड हमने क्या किया, एंड उसका जो वेवलेंथ हम निकालेंगे, वेवलेंथ होगा उसका 21.43। ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ चीज़ें आपको समझाने के लिए, ठीक है? 21.43 उसका वेवलेंथ होगा, 21.43। तो हम उसकी हाइट कितनी एडजस्ट करेंगे? उसकी हाइट हमें कितनी एडजस्ट करनी है कि उसकी जो एफिशिएंसी है, जो सिग्नल जनरेट करेगी, वो मैक्सिमम हो, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो उसकी हम लेंथ क्या रखेंगे, लैम्ब्डा, इसको लैम्ब्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बाय 2, ठीक है? तो वो होगा 21.43 बाय 2, दैट कम्स अराउंड 10.71। तो ये उस फ्रीक्वेंसी की हाफ वेवलेंथ पे सेट किया जाता है, फाइन? तो हमें पता है कि किस पे ऑपरेट करेगा, अकॉर्डिंगली उसका लैम्ब्डा का हम वेवलेंथ का बाय हाफ कर देंगे, उसी हिसाब से हम उसकी लेंथ सेट करेंगे। दैट मीन्स वो किस फ्रीक्वेंसी पे उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, वो चीज़ें हम खुद से एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि उसका जो आपको सिग्नल दे वो मैक्सिमम सिग्नल हो, ठीक है? तो एंटीना आपको समझ में आ गया। अब एक मैंने आपको बोला, आदमी जिसके 2 हाथ हैं, वो कैच भी कर रहा है, थ्रो भी कर रहा है। अब उस इंसान के हाथ किस
तरीके के होने चाहिए कि वो मैक्सिमम कैच एंड थ्रो करे। उसकी हमें कितनी प्रैक्टिस करवानी है कि जो वो कैच एंड थ्रो बॉल कर रहा है वो गिरे नहीं और वो हाथ में जो है वो अच्छे से रखे। कितने दूर तक वो थ्रो करे कि उसका जो थ्रो है वो मैक्सिमम कवरेज करे। बेसिकली हमें वही सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके ये बोल रही हूँ। तो डाइपोल में हमने क्या किया, डाइपोल में λ/2 वेवलेंथ को हमने हाफ किया, उसी अकॉर्डिंग हमने उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता था कितने पे ऑपरेट करता है, उसी हिसाब से हमने उसका जो वेवलेंथ है वो निकाला, उसका हाफ किया 10.71। अब हम उस डाइपोल जो एंटेना है उसकी लेंथ कितनी रख लेंगे, 10.71। उस पे वो मैक्सिमम अपना जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी है वो दिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम रेजोनेटर सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इसको रेजोनेट करवाया उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब ये हो गया बेसिक एंटेना का। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब जो एंटेना का रीजन है, इसके दो रीजन्स होते हैं, एक आपका होता है नियर फील्ड, एक आपका होता है फार फील्ड। जो नियर फील्ड रीजन है ना, वो नॉन रेडिएटिव होता है, एंड जो नॉन नियर फील्ड के थोड़ा ट्रांजिशन फेज आता है, उसके बाद एक ट्रांजिशन फेज आता है, उसमें वो रेडिएट करना शुरू कर देता है। फार फील्ड होता है जिसमें प्रॉपर जो है वो ईएम वेव्स को स्पेस में रेडिएट कर देता है। अब आई एम श्योर कि आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा। पहले मैं एनालॉजी आपको बोलती हूँ। देखो, ये समझाने के लिए मैं आपको अब एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैंने बोला ये नॉन रेडिएटिव है। देखो, ये एंटेना है, ठीक है? ये इसने सिग्नल जनरेट की। अब एंटेना के कुछ रीजन्स हैं, नियर फील्ड एंड आपका फार फील्ड। फिर नियर फील्ड को हमने बीच में और एक ज़ोन लाया, उस जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। और एक ज़ोन लाया बीच में जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ज़ोन। फिर हम नियर फील्ड से कहाँ पे चले जाते हैं, फार फील्ड में। तो ये एंटेना का रीजन है। जब वो ऑब्वियसली रेडिएट करेगा तो कोई उसका एंटेना के जो आसपास वाला एरिया है उसका एक रीजन होगा। ये वही एंटेना रीजन्स वाला टॉपिक है। तो अब ये काम कैसे करता है एंड क्यों हम इसको नॉन रेडिएटिव बोलते हैं? जो एंटेना के साथ वाला, देखो यहाँ पे एंटेना आ गया, ये एंटेना आ गया और ये इसका रीजन आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो बिल्कुल साथ वाला जो नियर रीजन है इसको हम नॉन रेडिएटिव बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव। फिर उसके बाद जो ट्रांजिशन फेज है वो थोड़ा बहुत रेडिएट करना शुरू कर देता है, एंड जो फार फील्ड है बाद में वो प्रॉपरली रेडिएट करता है ईएम वेव्स को स्पेस में। अब आप बोलोगे, अब आपके दिमाग में काफी क्वेश्चंस आने चाहिए अगर आप अभी तक मेरे साथ जागे हुए हो, एनी वीडियो सुन रहे हो। क्वेश्चंस ये आने चाहिए फर्स्टली कि जो उसके साथ वाला है वो नॉन रेडिएटिव क्यों है, एंड सेकेंडली आपके दिमाग में आना चाहिए अगर वो नॉन रेडिएटिव है तो ऐसा क्या हो जाता है बाद में कि वो रेडिएट करना शुरू कर देता है, और बाद में कैसे वो रेडिएट करना शुरू करता है। ये बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। अब मैं फैक्ट लेके सिर्फ छोड़ भी सकती हूँ क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आई डोंट थिंक आपको आएंगे, कुछ कुछ अगर आ जाएं यहाँ से मोस्टली फैक्चुअली आएगा। लेकिन आई डोंट वांट कि आप बस रटा करके जाओ, थोड़ी बहुत आप चीज़ समझो ताकि अगर एक आधा क्वेश्चन आ जाए आपका वो भी स्किप ना हो, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इवन 1 मार्क ऑल्सो काउंट्स। तो होता क्या है, इसको समझने के लिए आप एक सीन जो है वो विजुअलाइज करो। आप जब स्टोन, एक पेबल समझो आप पानी में फेंकते हो, एक पॉन्ड में आप स्टोन फेंक रहे हो, ठीक है? आप कभी ऑब्जर्व करना, जो उस स्टोन का इर्द गिर्द वाला एरिया होता है ना, जब बिल्कुल आपने स्टोन फेंका तो जो बिल्कुल थोड़े कुछ सेंटीमीटर वाला जो एरिया होता है, हम छोटे स्टोन की बात करें ना, अब इसीलिए कुछ सेंटीमीटर में बोल रही हूँ, हम बड़े एंटीना की बात नहीं करें, तो वो थोड़ा पानी वहां से वो रेडिएट नहीं करता है, वो एकदम पानी ना कॉन्सेंट्रेट जैसा हो जाता है, वो आपको लगेगा वो बाहर जैसा पड़ता है, बार जैसा पड़ता है पानी पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद थोड़े से रिपल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। वो वाला आप पेबल फेंको पानी में, पानी आपको लगेगा उसके इर्द गिर्द वाला थोड़ा सर्कमफ्रेंस पे जो पानी है वो थोड़ा नीचे की तरफ गया, मतलब वो थोड़ा सिमट गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, और उसके कुछ सेंटीमीटर्स बाद हल्के रिपल्स होना क्रिएट हो गए, और दूर दूर फिर आपको बड़े बड़े ऐसे रिपल्स दिखेंगे। ठीक है, या पॉन्ड में पेबल डाल के, अगर आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है, बट आई एम श्योर कि किया होगा, क्योंकि पत्थरों में पानी तो हर पत्थर तो पानी में पत्थर तो हर कोई डालता ही है, बचपन में भी डालते ही होंगे सारे, अभी भी आई गेस डालते हैं ऐसे टाइम पास करने के लिए। आप देखो उसके जो इर्द गिर्द वाला एरिया है ना, वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड जैसा होता है, फंसा हुआ होता है, उसमें लगता है कि उसमें एनर्जी है लेकिन वो निकला नहीं है अभी। फिर आप देखोगे हल्के से रिपल्स उसके बाद क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, एंड फिर आप विजन अगर दूर अपनी करोगे, फार फील्ड में चले जाओगे, आपको ऐसे ऐसे रिपल्स क्रिएट होते होते दिखेंगे। वही सेम एनालॉजी आप एंटेना रीजन में भी ला सकते हो। तो होता बेसिकली क्या है, जो नियर फील्ड है वो नॉन रेडिएटिव एंड उसको रिएक्टिव बोला है क्योंकि उसमें काफी जो है एनर्जी हमें देखने को मिलती है।
फाइन। लेकिन वो नॉन रेडिएटिव इसलिए है क्योंकि अभी उसने क्या किया है, उसने अभी रेडिएट नहीं किया है। रेडिएट वो कब करती है अच्छे से, फार फील्ड में, एंड नियर फील्ड में वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा रेडिएशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, नियर फील्ड के इस वाले पार्ट में जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम रेडिएटिव पार्ट बोलते हैं। तो जो EM waves are radiated by an antenna spread in the space and travel in different regions called as antenna regions और radiation zones। तो इसके 3 जोन है। नियरेस्ट टू द एंटेना, यहाँ पे मैंने हाफ ही लिखा है शायद, ये रहने तो मैंने आगे इसका टेबल ही बनाया है। ये वाला पोर्शन आप काट लो अपने नोट्स में। तो ये आपका रीजन है, 3 रीजन्स मैंने बनाए हैं। नियर फील्ड, फर्सनल जो इंटरमीडिएट है जो मैं बोल रही थी आपको, ट्रांजिशन वाला फेज, ट्रांजिशन फेज उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन फेज को उसको बोलते हैं हम फर्सनल। ठीक है, फर्सनल। एंड थर्ड वन इज योर फार फील्ड रेडिएशन वाला। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम द एंटेना, अब कितनी डिस्टेंस होती है नियर फील्ड की, जो मैंने आपको कहा जो कॉन्सेंट्रेटेड जैसा रीजन लगता है जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है लेकिन अभी रेडिएट नहीं करता है वो 0.1 वेवलेंथ तक होता है डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ एंटेना, वो इस रेंज में आता है। फिर जो पर्सनल होती है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ एंटेना, 0.1 to 1 वेवलेंथ की रेंज में आता है। एंड फार फील्ड कितना होता है एंटेना से 1 लेंथ की दूरी पर, 1 वेवलेंथ की दूरी पर। ठीक है, तो अगर ये एंटीना है 0.1 to 1 वेवलेंथ तक आपका नियर रीजन आता है, 0.1 to 1, 0.1 to 0.1, 0 to 0.1 आपका नियर फील्ड आ गया। फिर 0.1 to 1 आपका पर्सनल आ गया, इंटरमीडिएट वाला ट्रांजिशन जोन। फिर 1 लेंथ के आगे आपका क्या आ जाता है, आप वेवलेंथ के आगे आपका फार फील्ड वाला जोन। इसमें एनर्जी मैक्सिमम होती है बट इट इज नॉट रेडिएटिंग। एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये याद रख लें, जैसे मैंने आपको पत्थर की एग्जाम्पल बताई। आई एम श्योर आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, जो अगर पत्थर की एग्जाम्पल याद रखोगे और एक बार ऑब्जर्व भी करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रांजिशन में फील्ड स्टार्ट्स प्रोपगेटिंग सॉरी बट नॉट फुली रेडिएटेड। ठीक है, तो प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाती है लेकिन अभी जो रेडिएशन है वो फुल अचीव नहीं हुई है। प्रॉपर रेडिएशन विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो है प्रोपगेटिंग इन स्पेस, वो किस में होता है, फार फील्ड रेडिएशन में। तो ये हो गया आपके एंटीना रीजन्स। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से भी आने के चांसेस हैं। स्ट्रक्चर एज सच आपके सिलेबस में सेपरेटली नहीं देखे हैं बट देन यू हैव टू कवर दिस ऑल्सो क्योंकि एंटीना से ही रिलेटेड है। तो आपका एंटीना लेंथ जो है वो देख लो पहले। लेंथ ऑफ द एंटीना जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्टली टू वेवलेंथ। अब उनके लिए जिनको पता नहीं है इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं लेमडा इक्वल्स टू सी बाय एफ, तो लेमडा इक्वल्स टू 1 बाय एफ इंटू सी फॉर एग्जाम्पल, तो ये इनवर्स रिलेशन हुआ। दैट मीन्स अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को यहाँ लाओ, जो लेंथ ऑफ एंटेना है वो इनवर्सली है प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। दैट मीन्स अगर ऐसे होगा, अगर फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ेगी तो लेंथ ऑफ द एंटेना कम रखना होगा, अगर लेंथ ऑफ द एंटेना हम बढ़ाएंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो कम जरूरत पड़ेगी, कम रखनी होगी। तो दैट इज द इनवर्स रिलेशन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दिस इज योर लाइक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी में लेंथ ऑफ द एंटीना कम रखना होगा। आप खुद ही सोचो, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव है इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें कम एरिया की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि ऐसी ऐसी होती है हाई फ्रीक्वेंसी। एंड लो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऐसी। दैट मीन्स पर सेकेंड में हमारी कम साइकिल्स पास हो रही हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ऑब्वियसली किसकी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लेंथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ज्यादा एरिया चाहिए इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए। लेकिन हमारे पास जो ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जो एक दूसरे के ऊपर सिग्नल्स ऐसे से सुपर इम्पोज हमें लगेगा हो रही हैं, तो उसको समझने के लिए हमें कम एरिया की जरूरत पड़ती है, तो वो काम हमारा कम एंटेना से हो जाता है। तो ये आपको कंसेप्ट भी मैंने बताया क्यों इनवर्स रिलेशन रखते हैं इसका, तो यहाँ से आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये तो है ही, अगर फ्रीक्वेंसी के इनवर्स होगा तो वेवलेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ देख लो डाइपोल एंटीना हमारा है वेवलेंथ का हाफ, तो लेंथ अगर हम देखें डाइपोल एंटीना की है वेवलेंथ का हाफ। ठीक है, वेवलेंथ हमें पता है किसके बराबर होता है, आपका स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर हम यहाँ पे ये करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो वेवलेंथ की जगह वी विल राइट c बाय एफ डिवाइडेड बाय 2। तो वो हमारा क्या आ जाता है, लेंथ किसके बराबर हो गई, c बाय 2f। ठीक है, हो सकता है आपको कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल या
न्यूमेरिकल तो आई डोंट थिंक आपको पूछेंगे, बट हो सकता है फॉर्मूला वगैरह कहीं काम आ जाए आपके एग्जाम में। ऐसे करके लेंथ C/2f याद रख लो। एफ ये किसकी हम निकाल रहे हैं, डाइपोल एंटेना की। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो जो लेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होती है। यहाँ देख लो, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, हाई फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होगा एंड आपका एंटेना भी स्मॉल होगा, एंटेना स्मॉल। तो क्या मतलब हुआ उसका, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ शॉर्ट, एंटेना ऑल्सो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड एंटेना स्मॉल, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी के ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं एंटेना सपोर्टर्स। एंटेना सपोर्टर्स होते हैं कुछ ऑन द बेसिस ऑफ एंटेना, डिफरेंट सपोर्टर्स होते हैं, वो क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ईच इज रिक्वायर्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस, अलग अलग फील्ड में अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट सपोर्टर्स होते हैं। एक होता है उसको हम MAST बोलते हैं। तो ये शॉर्ट पोल ऐसा होता है, तो मेरी अपनी डायग्रामेटिक स्किल्स बस इतनी ही मैं इसमें एक्सपर्टीज हासिल रखती हूँ, तो इतने में अगर आपको समझ में आ गया। तो ये एक मास्ट इसको बोलते हैं। तो शॉर्ट पोल होता है, लाइट वेट होता है, यूज फॉर लोकल या शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल FM में लोकल एरियाज अगर अर्बन सिटीज में कवर करने होंगे, उसके लिए एक मास्ट लगा होता है, सपोर्ट करता है एंटेना को। एंड ये आपका पेडिस्टल है, आपको लग रहा होगा इससे आपके जो सैटेलाइट डिशेज होते हैं, जैसे आपके घर में जो लगे होते हैं DTH, वो भी ऐसे ही होते हैं। इसको हम पेडिस्टल टाइप सपोर्टर बोलते हैं। एंड टावर्स एंटेना के, ये आपको पता होगा, टावर वाला ये हम देखें, जब हमने देखे हैं जो अब मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये हाई पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए यूज़ होता है, लाइक मोबाइल नेटवर्क एंड TV। तो 3 नाम याद रख लोगे आप, मास्ट एंड किस चीज़ के लिए कौन सा याद होता है। तो अगर आप इनको, इनकी डायग्राम ऐसे विजुअलाइज कर पाओगे तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ पाओगे कौन सा वाला टावर किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है। अब एक और चीज़ होती है एंटेना फीडर। देखो क्या होता है यहाँ पे एंटेना फीडर्स, ये ट्रांसमीटर है, ये आपका एंटेना है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रिंग्स लगी हैं बीच में, इनको हम फीडर्स बोलते हैं। ये क्यों लगाया होता है, फीडर्स हम किस वजह से यूज़ करते हैं, बेसिकली फीडर यूज़ होता है कि आपके सिग्नल में जो भी पास हो रहा है उसमें कोई सिग्नल लॉस ना हो, सिग्नल लॉस ना हो। एंड सिंगल एल है सिग्नल में, कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो आप खुद से रिजॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सिग्नल लॉस ना हो एंड जो एफिशिएंसी है, दैट मीन जो हमें जिस स्ट्रेंथ की सिग्नल चाहिए, जिस स्ट्रेंथ की वेव चाहिए वो बरकरार रहे, उस वजह से हम फीडर्स लगाते हैं, ठीक है। अभी फीडर काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं इम्पिडेंस मैचिंग का, इम्पिडेंस मैचिंग का, ठीक। अब आप सोच रहे हो इम्पिडेंस क्या होता है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ हमने लिखा क्या है। दिस इज यूज्ड फॉर इम्पिडेंस मैचिंग और एंड सिग्नल लॉस मिनिमाइजेशन, ठीक है। ये आप याद रखोगे, फीडर्स किसके लिए यूज किए हमने, इम्पिडेंस मैचिंग के लिए। तो बेसिकली इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और एंटीना सिस्टम्स में ज़रूरी होता है, क्योंकि सिग्नल का फ्लो जो होता है और एनर्जी उसको कंट्रोल करता है, कि जब यहाँ से सिग्नल यहाँ जा रही है तो कोई चीज़ वापस ना आए, ठीक है, वो इम्पिडेंस मैचिंग हो, ठीक है, ताकि एफिशिएंट पावर ट्रांसफर हो जाए। जब आप सिग्नल यहाँ से भेज रहे हो, कोई सिग्नल ऐसे कट बैक करके वापस ना आए। इसमें आपके रिएक्टर्स एंड रिएक्टेंस होती है, रेजिस्टर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस वगैरह हम यूज़ करके फीडर्स जो हैं वो बनाते हैं। अब उतना आपको डिटेल में नहीं मैं इसमें बताऊंगी, अब ये बस याद रख लो, फीडर्स जो है वो हम इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो क्या होता है इम्पिडेंस मैचिंग, कि आपके जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट जो हो रही है करंट, उसमें से कोई फॉल बैक ना हो, ऐसा ना हो कोई करंट ऐसे टूट के वापस आ जाए, ठीक है। तो ये भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी ताकि आप विजुलाइज कर पाओ कि ऐसा मतलब ये बेसिकली क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात, जो यहाँ पे ट्रांसमीटर है इसकी आउटपुट इम्पिडेंस एंड जो एंटेना है उसकी इनपुट इम्पिडेंस को हम मैच करवाते हैं, ताकि वो मैच हम फीडर पॉइंट्स पे करवाते हैं, ताकि कोई करंट वापस ना आए। अब उसका क्या मतलब हुआ, आप इमेजिन करो आपके पास एक पाइप है एंड आपके पास एक बकेट है, ठीक है। कैसी होती है बकेट, एक बकेट है, आपको इस पाइप से क्या करना है, आपको पानी इस बकेट में डालना है। तो जो पाइप का डायामीटर होगा, ठीक है, इस पाइप का डायामीटर एंड जो इस बकेट का डायामीटर होगा, ये मैच करना चाहिए। अगर पाइप का डायामीटर बड़ा हो या बकेट छोटी हो, बकेट का डायामीटर छोटा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, कुछ वाटर वापस आएगा, कुछ यहाँ से स्प्लिट करेगा।
वो वाटर लॉस ना हो, वी हैव टू मेक श्योर कि अगर पानी पाइप से हम बकेट में डाल रहे हैं, जो पाइप का यहाँ पे डायमीटर है एंड जो हमारी बकेट का डायमीटर है वो सेम होना चाहिए। तो वही आप विजुलाइज करो इम्पिडेंस के केस में। इम्पिडेंस मैचिंग क्या होता है, जो ट्रांसमीटर के आउटपुट की इम्पिडेंस है एंड जो एंटेना के इनपुट की इम्पिडेंस है वो आपस में मैच करे। फाइन। तो इम्पिडेंस मैंने आपको कहा बेसिकली क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट जो है उसको रोकता है कि ऐसे वापस मतलब स्ट्रे करंट्स जो घूमती हैं जैसे लॉस हो जाता है, सिग्नल लॉस वगैरह, वो सारी चीज़ें ना आए। तो इम्पिडेंस में आपका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस वगैरह से हम वो कंट्रोल करते हैं। impedance that antenna presents to the transmitter and receiver at feed points, तो इनको हम फीड पॉइंट्स बोलते हैं, फीडर्स। ये एंटेना फीडर्स जो हैं ये भी एक सपोर्ट सिस्टम है एंटेना का। लोड इम्पिडेंस ऑफ एंटेना हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर मैक्सिमम, इसको लोड इम्पिडेंस बोलते हैं। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इट शुड मैच द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमीटर। तो जो एंटेना का लोड एंटेना ये है इम्पिडेंस है, वो ट्रांसमीटर के आउटपुट इम्पिडेंस से मैच करना चाहिए। ठीक। तो व्हेन इम्पीडेंस इज मैच्ड इट अलाउज फॉर द मैक्सिमम पावर एंड मिनिमाइज सिग्नल रिफ्लेक्शंस, कि वापस सिग्नल कोई ऐसी ना आए। तो वो पाइप और बकेट वाली जो एग्जांपल है वो आप याद रख लेना। एंड एक और चीज़ है, एंटेना वेदर प्रोटेक्टर्स लगे होते हैं कि ऑब्वियसली हमें डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स में उनको ऑपरेट करवाना होता है। यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे एक कीवर्ड है रैंडम्स करके, वो यूज़ हम करते हैं कवर करने के लिए एंटेना को। तो हो सकता है रैंडम्स आ जाए किससे रिलेटेड है, किस फंक्शन के या किस स्ट्रक्चर के एंटेना से, तो यू शुड नो इट इज़ यूज्ड फॉर वेदर प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये हो गया आपका। कोई एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे देखनी है, गेन ऑफ द एंटेना आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, आगे सुनोगे। व्हेन एन एंटेना ब्रॉडकास्ट सिग्नल किसी भी गिवन डायरेक्शन में, इट ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू रेडियो वेव। ये मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, वो उसको रेडियो वेव्स बना के स्पेस में ट्रांसमिट कर देगा। कितने अच्छे से एंटेना कर पाता है ये कन्वर्जन, जिसमें वो इलेक्ट्रिक करंट को वेव्स में ट्रांसमिट करके चेंज कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करवाए, उसको हम गेन बोलते हैं। एंड कितना गेन है एंटेना का, उसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है एंटेना से रिलेटेड, पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये हमें पता है। ये इनविजिबल फील्ड्स जो है ये राइट एंगल पे होती है। राइट एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री पे ये वेव्स होती हैं। दैट मीन्स अगर एक वर्टिकल होगी एक हॉरिजॉन्टल होगी, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल होगा, मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे करके 90 डिग्री पे एक दूसरे के होती हैं। ठीक है। अब पोलराइजेशन क्या होता है, ये फोकस करता है कि जो आपकी ईएम वेव्स है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन का है तो पोलराइजेशन भी हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल है। ठीक है। रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एंटेना शुड हैव सेम पोलराइजेशन फॉर मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ। तो रिसीवर साइड से भी एंटेना के और ट्रांसमीटर साइड से भी पोलराइजेशन जो है वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होगा, तो आपका पोलराइजेशन भी हॉरिजॉन्टल होगा ट्रांसमीटर पे। तो अगर आपको मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ चाहिए, रिसीवर एंड पे भी आपकी जो पोलराइजेशन है वो वर्टिकल होनी चाहिए। दैट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगर ये वर्टिकल है तो ये भी वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे आपका टॉपिक वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द एंटेना, ये आपका रहता है। एंड आपका टाइप्स ऑफ एंटेना रहता है। अब एक बारी हम सिलेबस देख लेते हैं। तो ये रहा आपका एंटेना वाला पार्ट। यहाँ पे देखो ये रेडियो वेव्स हो गया, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन हो गया। फिर आपका एंटेना वाला पार्ट, ये फंडामेंटल्स ऑफ एंटेना, मैंने एंटेना आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ एंटेना एंड एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है। ठीक है। तो इतना पोर्शन हमारा जो है वो होने वाला है। फिर आपको ये वाला पोर्शन रहता है जिसमें से आपका 1 यूनिट आपका हो गया है। इस वाले पोर्शन में से आपका आधा सेकेंड यूनिट भी कवर हो जाएगा। तो फिर कहाँ अब ज़्यादा रहता है हमारा करने के लिए, 25 तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा कवर। 1 यूनिट जो है आपका ये हो गया है। इसमें टेलीविजन ट्रांसमीटर्स जब हम करेंगे वो आपका यूनिट थर्ड को भी कवर करेगा। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है क्योंकि जो रेपिटेशन है इसमें वो अच्छा खासा है। चलो वो आपके लिए अच्छी बात है। फिर यहाँ पे भी आपको एंटेना दिया हुआ है अलग से। एंटेना टाइप्स, डाइपोल एंटेना मैंने आपको बताया, ट्रांसमिशन लाइंस भी हमने बताया, फीडर्स भी बताया, कोएक्सियल केबल सिंपल केबल का टाइप है, ये भी मैं आपको बताऊंगी।
मतलब नथिंग स्पेशल। तो आपका एंटीना भी यहाँ से हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। फिर हम यहाँ पे टेलीविज़न ट्रांसमीटर्स हम यहाँ से डिटेल में करेंगे। टेलीविज़न ट्रांसमीटर्स कहाँ गया? टेलीविज़न वाला कॉन्सेप्ट, तो उससे आपका ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा। फिर ई-गवर्नेंस, ये तो 1-2 टॉपिक की बात है, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा-सा इसमें अब आपको मोबाइल कम्युनिकेशन समझने वाली बात है, वो एफडीएमए, टीडीएमए, सीडीएमए वगैरह ये वाली चीज़ें। और ये भी मैं आपको फिर इतनी एग्ज़ाम्पल्स दूँगी, लाइफ एग्ज़ाम्पल, तो आपको ये बिल्कुल ही सिंपल लगेंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो हम यूज़ करते ही हैं ना, उसी को हम बेस बना के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया आपका। अब हमें देखना क्या था, हाँ, एंटीना में अब क्या रहता है आपका, पैरामीटर्स एंड टाइप्स। तो ये पैरामीटर्स हैं बेसिकली, जो फंक्शन करता है आपका एंटीना, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वही आपकी पैरामीटर्स हो गई। तो इतने सारे पैरामीटर्स जो हैं वो मैंने देखे हुए हैं, आपको बताने वाले, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये करना है प्लस टाइप करना है। अब टाइप्स ऑफ एंटीनास जो हैं वो काफ़ी टाइप्स हैं एंटीनास के, उसमें हम कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगी, एंड वो क्विकली हम टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। कुछ पैरामीटर्स, 2-3 पैरामीटर्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएशन पैटर्न कंटिन्यू करेंगे प्लस टाइप्स ऑफ एंटेना। तो रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, ये ग्राफ है जो दिखाता है वेरिएशन इन एक्चुअल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ईएम फील्ड एट ऑल गिवन पॉइंट्स विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंटेना। तो सिंपली क्या बताता है आपको, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल क्या है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी सिग्नल ऐसे ही जनरेट कर रहा है वेव, ठीक है, आपको बताना है किस पॉइंट पे ये स्ट्रांग है, किस पॉइंट पे ये वीक है। वो आप कैसे बताओगे, आप एक ग्राफ बनाते हो, उस ग्राफ में आप उसका रेडिएशन पैटर्न बनाते हो। तो उस रेडिएशन पैटर्न से आपको क्या पता चलता है कि सिग्नल कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, सिंपल टर्म्स में। तो डेफिनेशन अगर हम ऐसे पढ़ते हैं ना, डेफिनेशन ही सिर्फ पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट भी समझाती हूँ, फिर साथ में डेफिनेशन भी बताती हूँ। अब आप देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कि कहाँ पे वीक है सिग्नल, कहाँ पे स्ट्रांग है, वो आपको पता चलता है। तो ग्राफ शोज वेरिएशन इन एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंटेना। कि एंटेना से दूर कोई भी पॉइंट जो एंटेना से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी सेम डिस्टेंस पे हो, आपको देखना हो इसका जो है स्ट्रेंथ कितनी है, या इस पॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी है, इस पॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी है, वो आप निकालते हो, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन पैटर्न। ठीक है, तो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है हमारी, वो पूरा सराउंड करती है हमारा 360 डिग्री। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ 90 डिग्री की सिग्नल जो है यहाँ से सिर्फ आती है और यहाँ वाला एरिया खाली होता है। सिग्नल हम पूरी 360 डिग्री जो होता है आपका पूरा गोल सराउंडिंग, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, फिर रेडिएशन पैटर्न जो है दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटेनास और इफेक्ट होते हैं बाय देयर लोकेशन ऑल्सो एंटेना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कि बड़ा एंटेना अगर हम लगाएंगे ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है तो उसका एरिया कवरेज कितना होगा, स्मॉल एंटेना का एरिया कवरेज उसी हिसाब से होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर हम रेडिएशन को इन टर्म्स ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम रेडिएशन पैटर्न निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। अगर हम पावर के हिसाब से निकालते हैं, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, दैट मीन्स किस पॉइंट पे कितना पावर है, ठीक है, सॉलिड एंगल्स में निकालते हैं उसको। सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियंस में। एक मिनट, ये आप लिख लो, शायद मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्लूड करना भूल गया है। स्टेरेडियंस में हम सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं। स्टेरेडियन क्या है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये बेसिकली हमें बताता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितना एरिया कवर होता है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितना एरिया कवर होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और उसको मेजर करते हैं हम स्टेरेडियन में। ठीक है, अगर जो पावर है, इफ पावर पर यूनिट के हिसाब से हम निकालें रेडिएशन पैटर्न, कि हम बोलें कि इस पावर पे हमारा जो है कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, तो रेडिएशन पैटर्न को हम पावर पैटर्न भी बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में निकालें कि कौन किस पॉइंट पे हमारा जो सिग्नल जो है उसका फील्ड जो है ईएम वेव स्ट्रांग है या वीक है, उसको हम फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न बोलते हैं। फिर इसके हमारे पास और टाइप्स आते हैं, कॉमन रेडिएशन टाइप्स ऑफ रेडिएशन पैटर्न। ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न, इसको ब्रॉडकास्ट टाइप पैटर्न भी बोलते हैं, वर्टिकल डाइपोल जैसा। ये क्या करता है, लेकिन 360 में पूरा रेडिएट करता है। पेंसिल बीम पैटर्न, ये नैरो एंड फोकस होता है, हाईली डायरेक्शनल, जो हम रडार सिस्टम में या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इसके लिए काफ़ी एक्यूरेसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक हमारा शेप बीम पैटर्न होता है, ये कस्टमाइज पैटर्न होता है स्पेसिफिक रीजन के लिए। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग को काफ़ी रीजन्स कवर करने होते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ कवर करनी होती हैं, तो उसको हम उसी अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ बनाते हैं कि उसकी कवरेज जो है वो मैक्सिमम हो। फिर आगे आपका फैन बीम पैटर्न, डायरेक्शनल पैटर्न, ये आपका रेडिएशन है इन अ नैरो लाइन, हॉरिजॉन्टल होगा
या वर्टिकल होगा, तो उसी अकॉर्डिंग इसकी जो कवरेज है वो वाइड होती है एंड ये यूज़ होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। तो ये हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, रेडिएशन पैटर्न मैंने आपको बोला उसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है? ये हम वो कॉमन टाइप्स ऑफ रेडिएशन पैटर्न वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं अब, ठीक है? तो आगे हम डिस्कस करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं प्लस टाइप्स। 2 और लेक्चर्स में आपका एंटीना कवर हो जाएगा, उसके बाद हम बाद वाले टॉपिक्स करेंगे। मैंने आपको 25th तक कहा है कवर हो जाएगा, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा नहीं पूछना। बाकी जो आपको टाइम मिल रहा है ना, मेक श्योर कि वो आपने अच्छे से रिवाइज़ किया हो। उसके रिविज़न साथ करो, उसके एमसीक्यू साथ करो। जब मैं एमसीक्यू सीरीज़ लाऊँगी वो बात की बात है, लेकिन वो आप साथ-साथ करो। प्लस अगर आपको एडिड जैसे कुछ कहीं पे जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं वो मैं टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड करती हूँ। तो इफ यू वांट यू कैन परचेज़ दैट, उसके लिए आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी होगी। वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं द करंट क्रंच ऐप से। ठीक है? एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताएँ आप किस रीजन से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे लगे कि मेरा रीच जो है वो कहाँ तक है। ठीक है? तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।